हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो आज से हम इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि लेसन नंबर 1 हमारा प्रीवियस वीडियो में खत्म हो गया था। जिसमें तक वो वीडियोस ना देखियो, पहले प्लेलिस्ट में जाकर वाली वीडियोस देख लेना और हमेशा किसी प्लेलिस्ट की वीडियोस को सीरीज वाइज देखा करो ताकि आपकी हर एक कंसेप्ट सीरीज वाइज ही कंप्लीट हो जाए। अब आते हैं लेसन नंबर 2 के बारे में। लेसन नंबर 2 क्या है हमारा? क्लासिक थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वैसे अगर मैं बात करूं रीडिंग के बारे में तो डीयू की अपनी एक रीडिंग होती है, उस रीडिंग में तो चैप्टर है वो है कंपैरेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां पे अलग अलग इकोनॉमीज को कंपेयर किया गया है। तो मैं अभी उस चैप्टर को स्किप कर रहा हूं क्योंकि वहां पे अलग अलग कंट्रीज का डाटा उठा के जब उसके बारे में बात की गई है। मैं लेसन नंबर 2 में करवा रहा हूं क्लासिक थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जिसके पास भी लेसन नंबर 2 में कंपैरेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो मेरे को बता देना, मैं उसका सिलेबस आखिरी में करवा दूंगा। तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मेरे पास। और सिलेबस में किसी भी तरह का डाउट हो तो पहले अपना सिलेबस मुझे इस नंबर पे भेजना 9667836336। वैसे मैंने सिलेबस पूरा वेरीफाई करके ही बनाया है और ये वीडियो डीयू के बच्चों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। सेमेस्टर 5 में कंसेप्ट सेम रहेंगे, लेसन का नाम आगे पीछे हो सकता है, चाहे वो हमारा इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक सेकंड हो चाहे वो हमारा ये हो, दोनों में ये कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, तो लेसन्स की तरफ से आगे पीछे हो सकता है लेकिन जो कंटेंट है वो सबके लिए क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब आते हैं आज की वीडियो के ऊपर। तो ये वीडियो क्या है? क्लासिक थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। तो देखो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज एन एसेंशियल कंपोनेंट बट इट इज नॉट ओनली कंपोनेंट। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो सबके लिए जरूरी है क्योंकि सबसे बड़ी मेजर जो प्रॉब्लम थी, ठीक है, अगर मैं 1950 तक की बात करूं, उस टाइम पे मेजर प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे की जाए। क्योंकि उस टाइम पे लोगों के पास पैसा नहीं था, भुखमरी बहुत ज़्यादा थी, ठीक, गरीबी बहुत ज़्यादा थी ज़्यादातर हर एक कंट्रीज़ में। फिर वहाँ से ये जरूरी था कि डेवलप कैसे किया जाए अपने आप को। तो इकोनॉमिक ग्रोथ वहीं से हमारा एक नेसेसरी टॉपिक बनता हुआ आया है। तो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो एसेंशियल तो है क्योंकि बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के जो कई लोग हैं वो बेचारे गरीबी में ही मर रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, बहुत जगह फेमाइंस आ रहे थे, जैसे चाइना की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी फेमाइंस की वजह से, इंडिया में भी कुछ फेमाइंस देखे गए। तो उन सबको खत्म करना क्या था, बहुत जरूरी था। तो ये एसेंशियल कंपोनेंट है, पर ये सिर्फ इकलौता ही ऐसा कंपोनेंट नहीं जो जरूरी है, हमें और भी कंपोनेंट्स में और भी फैक्टर पे ध्यान देना होगा, जो मैंने आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की फर्स्ट लेसन में समझाया भी है। आगे क्या था हमारे पास? डेवलपमेंट एनकम्पासेस मोर देन द मटेरियल एंड फाइनेंशियल साइड ऑफ पीपल्स लाइफ टू एक्सपेंड ह्यूमन फ्रीडम्स। तो इकोनॉमिकली प्रोग्रेस जो है वो सिर्फ हमें क्या ठीक कर सकता है? एक तो मटेरियल और फाइनेंशियल साइड हमारी अच्छी कर सकता है, यानी कि हमारे पास एक्यूमुलेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होंगी। जैसे आजकल आप देख भी रहे हो कि आजकल जो है हम, अगर हमारे पास प्रॉपर अमाउंट में पैसा है तो हम हर एक रिसोर्स को एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि हर एक टाइप के गुड्स को एंजॉय कर सकते हैं, हर एक टाइप की सर्विसेज को भी एंजॉय कर सकते हैं। वो सिर्फ किसकी वजह से? पैसे की वजह से। लेकिन सिर्फ वो जरूरी थोड़ी ना है, एक चीज़ और जरूरत है, वो क्या है? एक्सपैंड ह्यूमन फ्रीडम। हमें फ्रीडम भी तो मिलनी चाहिए, आज़ादी क्या है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है यहाँ पे। इसके बाद क्या आता है? डेवलपमेंट एज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द रीऑर्गेनाइजेशन एंड रीओरिएंटेशन द एंटायर इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम। अब डेवलपमेंट का मतलब लोग क्या समझ लेते हैं? सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, ऐसी कंट्रीज भी हैं जो बहुत ज़्यादा क्या है, रिच है, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रिच है लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनकी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो जैसा कहा जाता है ना कि भाई पैसे से आप हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो हैप्पीनेस होना की भी क्या है, बहुत जरूरी है, फ्रीडम होना भी बहुत जरूरी है। अब पता लगा कि पैसा बहुत कुछ है, आपकी कंट्री में पैसा बहुत ज़्यादा है, आपके पास ही पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके ऊपर बाउंडेशंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे पैसे का कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। तो फ्रीडम होना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। अब आगे हमारे पास क्या आता है? तो चलिए इन्होंने क्या बोला कि डेवलपमेंट एक जो है मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, जिसका मतलब क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन भी होना बहुत जरूरी है और रीओरिएंटेशन ऑफ एंटायर इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम, कि इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम दोनों का जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और रीओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा था फर्स्ट टॉपिक, जहाँ पे हमने ये देखा कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आता, और भी एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के। तो ऐसा हो सकता है कि जो कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब हो लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ऊपर आती हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कंट्री कोई बहुत ज़्यादा रिच है लेकिन वहाँ के लोग जो है फिर भी खुश नहीं रह पा रहे। तो ऐसे पैसे का कोई बेनिफिट, ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट नज़र नहीं आता। हमने एक चीज़ और देखी थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ कुछ ना कुछ जो है वो डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, जैसे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो लोग जो है वो गरीब लोगों को बिल्कुल नीची नज़रों से देखते हैं, तो वो भी क्या है, इतना
अब इतनी अच्छी बात नहीं है। हमें सोसाइटी को इस तरीके से डेवलप करना होगा कि ऑल ओवर सोसाइटी डेवलप करे। अगर कंट्री लेवल बात की जाए तो हर एक कंट्री डेवलप करे, ऐसा ना हो कुछ कंट्री तो बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाए, कुछ बिल्कुल ही डेवलप ना कर पाए। तो वही चीज़ हमें देखने को मिली इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, और वही चीज़ हमें क्या करनी है यहाँ पे देखनी है कि कैसे डेवलप करे तो हर एक कंट्री डेवलप करे। सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ कंट्रीज डेवलपमेंट की रेस में आगे निकल जाए और कुछ इतने पीछे रह जाए कि जिन्हें निकालना क्या हो, गरीबी के उससे बहुत मुश्किल हो जाए। अब आगे क्या पॉइंट क्या आता है हमारे पास, क्लासिक थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 4 अप्रोचेस। मतलब अगर हम क्लासिक थ्योरी देखें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उसके 4 अप्रोच हैं। कौन कौन से 4 अप्रोच वो समझते हैं। पहला, द लीनियर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ मॉडल, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा, थ्योरीज एंड पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज, कि देखो जब भी हम एक सोसाइटी में चेंजेस लेके आते हैं, अगर हमें इकोनॉमिकली डेवलप करना है अपने आप को, सोसाइटी में और भी ज़्यादा चेंजेस लेके आने हैं, सोशल लेवल पे चीज़ें चेंज करनी है, तो हमें स्ट्रक्चर को ही चेंज करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैं आपको समझाऊंगा कि स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता था कि जब हम लोग पुराने ज़माने में रह रहे थे, यानी कि अगर मैं 19वीं शताब्दी की बात करूँ या फिर उससे पहले की बात करूँ, तो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल पे मोस्टली डिपेंडेंट थे। लेकिन अब लोगों को समझ में आने लग गया कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप होंगी, और इंडस्ट्रीज़ फ्यूचर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। जैसे अगर आप लोगों को पता होगा, अब जो इंग्लैंड है उसने इतनी सारी कंट्रीज़ में कब्जा कैसे किया, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज़ को लेके आया था इस दुनिया के अंदर। उसने पहले इंडस्ट्रीज़ लॉन्च करी, अब जो उसने इंडस्ट्रीज़ लॉन्च करी तो उसे ट्रेड भी करना आ रहा था। अब वो ट्रेड करना सीख रहा था तो उसने ऑलमोस्ट बहुत सी कंट्रीज़ को गुलाम बनाया। ऐसी बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो उसके गुलाम नहीं रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या आता है, तो थ्योरीज एंड पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज, कि कैसे स्ट्रक्चर में चेंज लाया गया, ऐसे कौन कौन से पैटर्न फॉलो हुए थे। तीसरा पॉइंट क्या आता है, द इंटरनेशनल डिपेंडेंस रिवॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि देखो सबके पास अपने लिए प्रॉपर रिसोर्स नहीं होते, हम सब किसी ना किसी पे क्या है, डिपेंडेंट हैं। डिपेंड होने का मतलब क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं उस कंट्री के ऊपर निर्भर हैं उस चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैं क्रूड ऑयल की बात करूं, पेट्रोलियम की बात करूं, डीजल की बात करूं, तो कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज ही हैं, मतलब गिनी चुनी कुछ ही कंट्रीज हैं जहां पे वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो अगर मुझे सारी चीज़ें चाहिए तो मुझे उस कंट्री के पास ही जाना पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया उस कंट्री के ऊपर। तो ये सारी चीज़ होती हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल डिपेंडेंस क्या होता है और उसके लिए क्या क्या रिवोल्यूशन लाए गए। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, द नियो क्लासिकल फ्री मार्केट काउंटर रिवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, ये फ्री मार्केट काउंटर क्या है कि पहले जो है वो ट्रेड पॉसिबल नहीं होता था एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, लोग सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेसेस पे डिपेंडेंट रहते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में पूरा वर्ल्ड ही ओपन मार्केट है, आप कहीं से भी कोई भी चीज परचेज कर सकते हो। हाँ, टैक्स रूल अलग अलग है, ठीक है, कि अगर मान लो आपने बाहर से कोई गाड़ी मंगवाई, बाहर कोई फोन मंगवाया, तो आपको वहां पे टैक्स देना पड़ेगा, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, पर हाँ आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप मंगवा जरूर सकते हो, मंगवाने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट होना। तो ये हमारे कुछ पॉइंट है जो किसके हैं, क्लासिक थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके 4 अप्रोच हैं, ये चारों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आने वाली वीडियोस में। एक को तो हम डिस्कस करेंगे आज वाली वीडियो में। तो देखते हैं भाई यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है। तुमने तो समझ लिया कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है इसकी अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी, अपने अपने हिसाब से काम किया ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। कुछ कंट्रीज ने काफी बेटर डेवलप कर लिया, कुछ कंट्रीज डेवलप नहीं कर पाई। तो अब एक डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या था हमारे पास, डेवलपमेंट एज ग्रोथ एंड लीनियर स्टेजेस थ्योरीज। अब इसमें क्या है, अब देखो जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था तो आप लोगों को पता होगा वर्ल्ड वॉर सेकंड में एक पार्ट इंग्लैंड भी था, मतलब एक तरफ से हमारा इंग्लैंड नाम का देश भी लड़ रहा था, ठीक है। उम्मीद आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री वगैरह में, इंग्लैंड भी लड़ रहा था। तो अब दिक्कत क्या हुई, इंग्लैंड के जो सारे रिसोर्सेज थे वो वर्ल्ड वॉर सेकंड में वहां पे लग रहे थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब देखो इंग्लैंड हम जानते हैं एक ऐसी कंट्री है जिसने इंडस्ट्रीज को काफी बड़े लेवल पे फैला रखा था, अपने ट्रेड सिस्टम को, अपने बिजनेसेस को काफी बड़े लेवल पे फैला रखा था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसके सारे रिसोर्सेज जो हैं वो वर्ल्ड वॉर सेकंड में लग रहे हैं। अब ये बिजी है वर्ल्ड वॉर सेकंड में। इस टाइम पे सारी कंट्रीज को मिल गया मौका, किस चीज का मौका, आजादी पाने का। किन से, अंग्रेजों से, यानी कि कॉलोनियलिज्म को खत्म करने का मौका मिल गया, और वही कंट्रीज ने किया भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड मोर कंट्रीज सक्सीडेड इन अचीविंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल। तो ज्यादातर कंट्रीज जो हैं वो कॉलोनियल रूल से आजाद हो गई, किसके बाद, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग देयर इकोनॉमीज फ्रॉम पुअर एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस सोसाइटी टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल जाइंट्स। अब जो है सभी
कंट्रीज को पता लग गया कि भाई अंग्रेज जो है वो इतना टाइम राज करके क्यों चले गए, क्योंकि अंग्रेजों ने स्ट्रैटेजी लगाई थी, वो लोग उन लोगों ने इंडस्ट्री लगाई थी हर जगह, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो और कंट्रीज हो उनकी, वहाँ पर उन्होंने पूरा प्रॉपर ट्रेड सिस्टम बनाया, ठीक है, इंडस्ट्रीज बनाई। अब आपको याद होगा, आप लोगों ने हिस्ट्री जब पढ़ी होगी, तो उन लोगों ने सारे जो चीज़ें हाथ से बनती थी उन सबको खत्म कर दिया था। एक मॉडर्न टाइम लेके आए, मशीनें लेके आने लगे वो हर एक चीज़ के लिए कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन मॉडर्न मशीनों से बनाई जाएगी। वही सेम काम किया। तो इससे भाई कंट्री ने क्या सीखा कि अगर हम जब तक इस पुअर एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस पे डिपेंडेंट रहेंगे, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकती। तो सब किस काम में लग गए, सब बनाने लग गए अपने आप को इंडस्ट्रियल जाइंट्स की, अपने अपने देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने लग गए। कुछ कंट्रीज जो है वो इसमें कामयाब हो गई, कुछ कंट्रीज कामयाब नहीं हुई। जो कंट्रीज कामयाब हो गई वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे ग्रो करवाएगी इकोनॉमिकली, लेकिन कुछ कंट्रीज जो इस काम को नहीं कर पाई, यानी कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं कर पाई, वो बेचारे फिर से क्या हो गई, पॉवर्टी के गैप में फंस गई, जिसमें से एक इंडिया भी थी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आज भी कंपेयर करूं, चाइना और इंडिया का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, पर चाइना में इंडस्ट्रीज इंडिया से बहुत गुना ज़्यादा है, कोई लिमिट ही नहीं है, इतनी फालतू इंडस्ट्रीज चाइना में है एज कंपेयर टू इंडिया। इसलिए इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में आज़ादी होने के बाद भी लोग कई सालों तक सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंडेंट रहे, वो थी हमारी एग्रीकल्चर। मैं ये नहीं कहता एग्रीकल्चर ज़रूरी नहीं है, पर जितने लोग चाहिए उतने ही तो हों, उससे फालतू लोग क्यों डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। इसका मतलब ये था कि एग्रीकल्चर में जितने लोग हैं ना, उतना जीडीपी में एग्रीकल्चर का हिस्सा भी नहीं था। मतलब लोग खामखा अपने आप को एम्प्लॉयड दिखा रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, लेकिन जीडीपी में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही थी एग्रीकल्चर की वजह से। इसलिए धीरे धीरे लोगों ने एग्रीकल्चर को छोड़ के, ठीक है, इंडस्ट्रीज में या फिर सर्विस सेक्टर में जाना शुरू किया, ताकि कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली ग्रो करे। तो ये सारे बेनिफिट मिले। तो ये हमारा था स्टार्टिंग का पॉइंट, जब हमने ये देखा कि डेवलपमेंट एज ग्रोथ शुरू कहाँ से हुई। तो ये सारी थ्योरी स्टार्ट हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से। वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक सबको सिर्फ अपने सर्वाइवल की पड़ी थी, सबको अपनी पड़ी थी, किसी को ऑल ओवर डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं सोचते थे। अब इंडिया का ही हाल देख लो, इंडिया में आज़ादी क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो एकजुट नहीं थे, सब आपस में लड़ते रहते थे। इसलिए तो इंग्लैंड का जो मेन पॉलिसी था, मतलब इंग्लिश पर्सन्स की पॉलिसी क्या थी, डिवाइड एंड रूल, कि भाई तोड़ो और राज करो, इनको आपस में लड़वाते रहो, ये पागलों की तरह लड़ते रहेंगे और हम यहाँ पे आराम से राज करके जाएंगे। तो ये सिस्टम की वजह से इंग्लैंड, जो हमारे इंग्लैंड के लोग थे, वो इतने टाइम तक हमारे ऊपर शासन करके चले गए, और शासन ही नहीं किया, सारे रिसोर्सेज खत्म भी कर दिया, पूरे तरीके से कंट्री को एक्सप्लॉइट कर दिया, ताकि उन्हें डेवलप करने में हमें वापस कई साल लग गए। अब क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, रोस्टोज स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। अब रोस्टोज जो है, इन्होंने ये मतलब एक इकोनॉमिकली इन्होंने कुछ सिस्टम दिए ग्रोथ के, कुछ स्टेजेस बताए, वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक डायमेंशंस फॉलोइंग कैटेगरीज, कुछ इतनी कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर हम देखते हैं कि डेवलपमेंट का लेवल क्या है। पहले क्या आता है, द ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी कि पुराने ज़माने की सोसाइटी, ट्रेडिशनल लोग जो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करते हैं इकोनॉमिकली, पैसा कमाने के लिए या फिर खुद को डेवलप करने के लिए। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी सबसे पहला आता है। दूसरा, द प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ इनटू सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ। फिर कुछ लोग होते हैं जो प्री कंडीशंस के अंदर आते हैं कि वो स्टार्ट कर देते हैं खुद की ग्रोथ करना, सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ, मतलब एक ऐसी ग्रोथ जो आज भी जिसका हमें बेनिफिट मिले और आने वाले कुछ सालों तक भी बेनिफिट मिले, जिसकी हमने बात करी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक के अंदर, कि ग्रोथ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसका बेनिफिट मैं आज तो उठा लूँ लेकिन आने वाले टाइम में मुझे कोई बेनिफिट ना मिले। ग्रोथ तो ऐसी होनी चाहिए कि जिसका बेनिफिट आज की जनरेशन भी ले और आने वाली जनरेशन भी उसका फायदा उठा पाए। तो वो सारी चीज़ होती है, तो सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ के अंदर। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो है द टेक ऑफ, मतलब क्या, अब जो है वो उड़ान ले चुकी है इकोनॉमी, अब इकोनॉमी अपने बड़े लेवल पे जा सकती है। फोर्थ है द ड्राइव टू मैच्योरिटी, यानी कि अब जो है इकोनॉमिकली हम मैच्योर हो चुके हैं, कंट्री के लोग समझदार हो चुके हैं कि कैसे कंट्री को डेवलप करना है, कैसे हम इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, द एज ऑफ हाई मास कंजप्शन, यानी कि जब कंट्री में इकोनॉमिकली ग्रोथ अच्छा खासा हो जाएगा तो वहाँ के लोग शुरू करते हैं हाई मास में कंजप्शन, यानी कि उन्होंने रिसोर्सेज डेवलप कर लिए हैं, वो ग्रो कर चुके हैं, अब वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंजप्शन। जैसे आप देख सकते हो जितने भी हमारे वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, ये सब क्या करते हैं, अब ये सब हाई अमाउंट में कंजप्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी ऑलमोस्ट पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है, यानी कि अभी सस्टेन कर चुके हैं डेवलपमेंट पॉइंट पे।
तो इसलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंजप्शन पे ध्यान देते हैं, ज़्यादा पैसा वैसा बचाते नहीं हैं। और इससे देखा होगा आप लोगों ने कि किसी भी नॉर्मल पीपल के लिए वहाँ जाके सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की एकोमोडेशन, वहाँ का खाना पीना इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है, तो वहाँ पे तो मेरे भाई 4-5 लाख सैलरी भी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी पर मंथ की। तो ऐसे हालात हैं अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में। अब आगे हमारे पास क्या आता है, तो देखो एक पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा, एडवांस्ड कंट्रीज इट वाज आर्ग्यूड हैड अ पास्ड स्टेज ऑफ टेक ऑफ इनटू सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ। तो एडवांस कंट्री अपने को क्या बोलती है कि भाई हमने तो पास कर लिया है कौन सा स्टेज, हम आ चुके हैं टेक ऑफ पे इनटू सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ, कि हमने खुद की ग्रोथ कर ली है और हम टेक ऑफ के स्टेज पे आ चुके हैं। एंड द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इनमें कौन कौन से, जैसे कि इंडिया क्या है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, दैट वर स्टिल इन आइदर द ट्रेडिशनल सोसाइटी और प्री कंडीशन स्टेज। ठीक है, तो या तो वो अभी तक ट्रेडिशनल सोसाइटी पे ही अटकी हुई है, यानी कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या था हमारा, एग्रीकल्चरल, मतलब अभी भी लोग एग्रीकल्चर को बिल्कुल ऐसे पकड़ के बैठे कि हम तो भाई डेवलपमेंट करेंगे तो इसकी वजह से करेंगे। ठीक है, मतलब अभी भी क्या है, कुछ कंट्रीज में बहुत से लोग, अब इंडिया में अभी भी बहुत से लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और इसका इतना भी सपोर्ट नहीं है जीडीपी को बढ़ाने में। तो जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड हों, बाकी भाई अपना बाकी काम ढूंढे, ताकि कंट्री को बोल रहा हूँ, कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रोथ दिलाई जा सके। अब आगे क्या आता है हमारा, तो या तो ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर आते हैं या फिर वो प्री कंडीशन स्टेज के अंदर है, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में है, अभी ग्रोथ वहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई है। तो यही एक है कि भाई अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप बाकी है इकोनॉमिकली ग्रो करने का, एक बहुत मेजर लेवल पे ग्रो बाकी है, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर मैं मानता हूँ अच्छा हो चुका है, सर्विस सेक्टर मानता हूँ बहुत अच्छा हो चुका है, लेकिन अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे जरूरी है इंडिया के अंदर, ताकि इंडिया को एक प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोवाइड की जा सके। तो ये हमारा था आज का वीडियो, जहाँ पे हमने ये देखा कि जो क्लासिकल थ्योरीज ऑफ इकोनॉमी है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, जहाँ पे हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा और कुछ 4 हमने अप्रोचेस देखे, जिसमें से एक को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बाकी हम अपकमिंग वीडियोस में देख लेंगे। ठीक है, तो भाई चैप्टर नंबर 2 जो था वो अगर मैं रीडिंग के हिसाब से बताऊं तो वो हमारा है कंपैरेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डरने की बात नहीं है, अगर आप डीयू के बच्चे हो या सोल के बच्चे हो, सिलेबस सेम रहेगा, सिलेबस में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं है। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मुझे व्हाट्सएप अपना सिलेबस भेज देना, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं हवाबाजी में कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, मैंने प्रॉपर सिलेबस चेक किया है, उसके बाद ही पढ़ाया जा रहा है आपको। तो जो बच्चे उससे रेगुलर से हैं वही पढ़ सकते हैं, और जो बच्चे सोल के हैं वही पढ़ सकते हैं। एग्जाम में किसी प्रकार का चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और मैं लास्ट में आप लोगों को कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवा दूंगा, ताकि आपकी थोड़ी सी और हेल्प हो जाए इन सीरीज के अंदर। ठीक है, और जिन बच्चों के पास भाई स्टडी मटेरियल आ चुका है वो स्कैन करके भेज सकते हैं, तो मेरे को कृपया करके इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दे। ठीक है, मैं उन्हें भी देख लूंगा एक बार, ताकि किसी भी बच्चे को ऐसा ना लगे कि बस मैंने ऐसे ही कुछ भी पढ़ा दिया है। ठीक है, तो क्योंकि जब मेहनत करूंगा तो भाई ढंग से ही करूंगा, ताकि सिलेबस जो है वो अच्छे तरीके से पूरा हो, ऐसा ना हो कि कुछ भी पढ़ा दिया वो चाहे एग्जाम में आए चाहे ना आए। ठीक है, तो बाकी तो मेरे पास रीडिंग है ही डीयू की अपनी। ठीक है, हाँ बुक मुझे मिल नहीं रही, क्योंकि उसका एक रीज़न है, एक तो सोल की वेबसाइट जो है वो आप जानते हो कितनी अच्छी चलती है, तो एक तो वो रीज़न है। दूसरा, जिनके पास ऑफलाइन में बुक आ चुकी हुई वो मेरे पास फोटो खींच के भेज देना सिलेबस वगैरह ये। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में। आप जिसको जो उतार सकता है मैं रहा हूँ बोर्ड के सामने से, और वीडियो को उन बच्चों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो, ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो जाए। ठीक है, उनको भी सारा कंटेंट मिल जाए आराम से। तो अब जिसको जो उतार सकता है मैं रहा हूँ बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए।